नमस्कार, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके साथ मेरे बचपन के दिन पाठ को लेकर के। बच्चों, मेरे बचपन के दिन पाठ लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। और सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में ही दिया गया है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा और उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र और संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी की आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी बोध है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को जाता है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा का प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल और स्पष्ट है और शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। पाठ के बारे में दिया है बच्चों। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन की उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है, जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों और छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों कि हिंदी गद्य साहित्य में एक छायावादी युग रहा है और उस छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो पाठ है बच्चों, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और इस पाठ की विधा है संस्मरण। और संस्मरण होता है बच्चों जो अपने जीवन की स्मृतियों के आधार पर, कुछ यादें होती हैं जीवन की, उनके आधार पर लिखा जाता है। तो ये पाठ जो है मेरे बचपन के दिन संस्मरण विधा है इसकी, और जो महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृतियों के आधार पर लिखा है। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। पाठ की शुरुआत ही बच्चों संस्मरण से हो रही है कि पहले ही बता दिया है लेखिका ने कि ये जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर ये पाठ मैंने लिखा है। और बचपन की स्मृतियों के में एक विशिष्ट विचित्र सा आकर्षण होता है, एक बहुत ही आश्चर्यचकित आकर्षण होता है। उन स्मृतियों को, उन यादों को हम भूल नहीं पाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। लेकिन काफ़ी समय के बाद जब हम उस बचपन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद हमारे जीवन की परिस्थितियाँ ऐसे बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम का मतलब होता है मृत्यु। तो जिस समय की बात लेखिका कर रही है, यानी कि 1907 की जब लेखिका पैदा हुई थी, उस समय जो भारत की परिस्थितियां थीं वो महिलाओं के लिए उचित नहीं थी। अर्थात यहाँ पर लड़कियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। वो उन्हें परिवार और समाज के लिए बोझ समझा जाता था और कहीं कहीं ऐसे स्थान थे जहाँ पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था और पढ़ाई लिखाई से उनका कोई भी नाता
नहीं था। तो उस समय की बात लेखिका कर रही है और लेखिका ने बताया कि हमारे परिवार में लगभग 200 वर्ष हो चुके थे, कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। उसका कारण ये था क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसलिए जब लेखिका पैदा हुई तो उसकी बड़ी खातिर हुई, उसका बहुत ध्यान रखा जाता था। यानी लेखिका कहती है कि आम तौर पर उस समय लड़कियों को परम धाम यानी स्वर्ग पहुंचा दिया जाता था मार करके, लेकिन मुझे बहुत आदर सत्कार मिला। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। यानी लेखिका कहती है कि हमारे परिवार में जो बाबा थे उनके, वो फारसी और उर्दू जानते थे और पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। यानी परिवार में हिंदी का कोई माहौल नहीं था, लेकिन माँ जो थी वो हिंदी जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बच्चों, पंचतंत्र जो है एक कहानी जिसमें हम लोग कहानियाँ शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ते होंगे, छोटी छोटी किताबें आती हैं पंचतंत्र की, जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं और जिससे बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। तो बच्चे आमतौर पर वहीं पढ़ते थे उस समय भी। तो उसकी माँ जो थी हिंदी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना सिखाती थी, हिंदी सिखाती थी और पूजा पाठ भी बहुत करती थी। तो जब उसकी माता के विषय में आप व्यक्तित्व के विषय में लिखेंगे तो ये सब चीज़ें लिखेंगे। बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फ़ारसी सीख लूँ। यानी उनके बाबा जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि ये उर्दू फ़ारसी सीख ले, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। यानी लेखिका को उर्दू सीखने में, फ़ारसी सीखने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसके बाबा ने एक मौलवी साहब लगवाए थे जो उसे उर्दू फ़ारसी पढ़ाने के लिए आते, और जब वह आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी, जो स्पष्ट करता है कि उसकी उर्दू फ़ारसी सीखने में रुचि नहीं थी। तो बच्चों, यह एक प्रश्न भी आता है। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, क्योंकि माँ जो थी उनकी संस्कृत पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी, इसलिए उनकी माँ को संस्कृत हिंदी आती थी। और इसलिए जब पंडित जी आते थे संस्कृत पढ़ाने, तब वह विशेष रुचि दिखाती थी। गीता में उन्हें की विशेष रुचि थी, यानी माँ की जो थी गीता में विशेष रुचि थी। गीता का पूजा पाठ भी वह करती थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। अब उनको अंग्रेज़ी भी सिखानी थी मुझे, तो उन्होंने क्या किया? कहने का मतलब ये है बच्चों कि उसके परिवार में के लोग जो थे, चाहे वो उसके बाबा हों, चाहे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, वो सभी चाहते थे कि लेखिका विदुषी बने, और विदुषी विद्वान बनाने के लिए उसको सभी भाषाएं वो सिखाना चाहते थे। तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी के लिए घर में इंतज़ाम किए, और अंग्रेज़ी सिखाने के लिए लेखिका को एक मिशन स्कूल जो होते हैं उस समय के, मिशन स्कूल्स में अंग्रेज़ी, उस समय क्या होता था, मिशन स्कूल्स में ही अंग्रेज़ी सिखाई जाती थी। तो लेखिका को मिशन स्कूल में प्रवेश दिला दिया ताकि वह वहाँ पर जा कर के अंग्रेज़ी सीख सके। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। अब लेखिका कहती है कि मिशन स्कूल में जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ का वातावरण अलग था। वहाँ पर प्रार्थना दूसरी थी और मेरा मन नहीं लगता था, वहाँ पर जाना मैंने बंद कर दिया। और जब जाने का समय आता था तो वो रोने धोने लगती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना। तो उन्होंने मुझको क्रास्थवेट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं पाँचवें दर्जे में भर्ती हुई। तो बच्चों, इसके बाद पहले उन्हें मिशन स्कूल में डाला गया, फिर उन्हें
क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया और वहाँ पर उनका जो एडमिशन कराया गया वो 5वें दर्जे में कराया गया, यानी 5th क्लास में, क्लास 5 में उनका एडमिशन कराया गया। तो इस यहाँ तक अभी तक आप लोगों ने देखा बच्चों कि लेखिका को सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कृत परिवार मिला था, जो और वहाँ पर उनके माता पिता धार्मिक विचारों से संपन्न थे और वह अपनी पुत्री को कैसे विद्वान बनाना चाहते थे, और विद्वान बनाना चाहते थे इसलिए वो सारी भाषाएं सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे उसे उर्दू, संस्कृत, हिंदी, फारसी सभी कुछ आए, ठीक है। और इसलिए वह उसे उसके लिए सारी सुविधाएं जो हैं घर में रखते थे, पढ़ने की, पढ़ाने की, उनसे सारी सुविधाएं देते थे। आगे देखिए बच्चों, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। ईसाई मीन्स क्रिश्चियन लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। बच्चों, मेस वो स्थान होता है जहाँ पर खाना बनता है और खाना परोसा जाता है। जो छात्रावास के बच्चे होते हैं, हॉस्टल के बच्चे होते हैं, वो एक ही मेस में खाना खाते हैं। उन्हें जहाँ पर खाना परोसा जाता है वो मेस कहलाता है। तो छात्रावास में रहती थी लेखिका महादेवी वर्मा। तो उस समय वहाँ का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पर सभी धर्मों की लड़कियाँ पढ़ती थीं, हिंदू भी थी और ईसाई भी। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ पर छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थीं और मैं भी बचपन में तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो सीनियर थी महादेवी वर्मा की, क्योंकि महादेवी वर्मा ने जब वहाँ पर प्रवेश लिया तो वह 5वें दर्जे में प्रवेश लिया था और सुभद्रा कुमारी चौहान ने 7वें दर्जे में थी। तो वह सीनियर थी महादेवी वर्मा की और वह भी कविताएं लिखती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा भी अपने घर से उन्हें ऐसा वातावरण मिला था कि उनकी माँ हिंदी बोलती थी, ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी। उसका प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा था। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागे कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया और यहाँ आकर सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। तो ब्रज भाषा में लिखना उन्होंने अपनी माँ से अपने घर में सीखा था, क्योंकि इनकी माँ प्रातःकाल प्रभाती गाती थी। प्रभाती वह गीत होता है बच्चों जो प्रभात के समय, सवेरे के समय गाया जाता है ईश्वर की प्रार्थना में। और शाम को क्या करती थी, मीरा के पद गाती थी। तो वो ब्रज भाषा में ही गाती थी और हिंदी में बोलती थी उन पदों को। तो इसका प्रभाव जो था महादेवी वर्मा पर पड़ा और उन्होंने भी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। दूसरी तरफ जब वो छात्रावास में गई तो वहाँ पर सुभद्रा कुमारी जो थी वो खड़ी बोली में लिखती थी। तो उनको देख देख करके महादेवी ने खड़ी बोली में भी लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी जो थी उसकी सीनियर थी महादेवी वर्मा की। तो वह कविताएं लिखते हुए उन्हें काफ़ी समय हो चुका था और अब उनके बारे में सभी लोग जानने लगे थे। वो कवि सम्मेलनों में भी भाग लेती थी और काफ़ी प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी हर जगह वो जानी जाती थी। उनसे छिप छिप कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उनमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। तो बच्चों, हम अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से महादेवी वर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान को जब लिखते हुए देखती थी खड़ी बोली में, तो वो भी छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, लेकिन उनसे छिप छिपा कर लिखती थी। उसका कारण ये था कि सुभद्रा कुमारी जो थी प्रतिष्ठित कवित्री थी उस समय। तो उन्हें लगता था कि मैं जो लिख रही हूँ वह इतना
उत्तम नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, उनके बराबर का नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी हँसी उड़ाएँ, मेरा मज़ाक करें, तो इसलिए वो उनसे छुपा कर ही लिखती थी। लेकिन एक बार आपने देखा कि किस तरह से सुभद्रा कुमारी ने उन्हें पकड़ा और फिर दोनों में मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी और उस डाल पर हम बैठ जाते थे, और जब दूसरी लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। यानी जो दोनों तुक मिला करके कविताएं बनाती थीं, उसे वह स्त्री दर्पण में पत्रिका में छपती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता रहता था। कवि सम्मेलन होते रहते थे। क्रास्थवेट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते, कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते तो कभी श्रीधर पाठक जी, कभी रत्नाकर जी होते तो कभी कोई और होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह अब कवि सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी, और सुभद्रा जब भी जाती थी महादेवी को साथ में लेकर जाती थी। बच्चों, यहाँ पर कुछ कवियों और लेखकों के नाम आए हैं, जिनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, श्रीधर पाठक जी और जगन्नाथ रत्नाकर जी। तो उस समय इन कवियों और इन लेखकों के द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। उसमें भाग लिया जाता था ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके, क्योंकि स्वतंत्र भारत जो था उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और गांधी जी सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेते थे और आंदोलनों को आयोजित करते थे। उस समय का वातावरण जो था हिंदी से ओतप्रोत था। उस समय महादेवी एक उभरती हुई कवित्री और लेखिका थी, तो उनके अंदर भी एक उत्साह रहता था अपनी कविता, नई कविताएं लिखने का और सुनाने का। तो जब वह कवि सम्मेलनों में जाती थी तो वह बहुत उत्सुकता पूर्वक अपने नाम का इंतज़ार करती थी कि कब उनका नाम पुकारा जाएगा और आकर वह कविता सुनाएंगी। इसमें उन्होंने बहुत पुरस्कार मिले और हमेशा उन्हें प्रथम पुरस्कार ही मिलता था, और उन्होंने कम से कम इसमें 100 से कम पदक नहीं जीते थे। महादेवी वर्मा कहती हैं कि एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो एक बार महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर एक चांदी का कटोरा मिला था, उसके बारे में बात कर रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पूरे पाठ का आधा भाग पढ़ लिया है और आधा भाग डिस्कस कर लिया है। अगला भाग, शेष भाग इसका अगली वीडियो में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे हम इसकी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक पाठ इतना समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका समाधान करूँगी। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।